मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स में कौन कौन सा होगा? एक तो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बस 10 मिनट का है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही सब कुछ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा हो गया वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दो है। तो पहले स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हो गया? ये 1920 में ही कंसेप्ट आ गया था कि इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एक बॉन्ड बनाता है ना, हाइड्रोजन और इसके बीच में एक बॉन्ड आता है जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन लिंक्ड कोवेलेंटली टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए किससे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक NO and F, ठीक है। तब वो एक बॉन्ड बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका क्या होता है? इसका जैसे कि HF, यहाँ क्या हो गया? डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ भी डेल्टा प्लस है, यहाँ भी डेल्टा माइनस है, यहाँ भी डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है। ये दोनों में क्या होगा? एक बॉन्डिंग आ गया। हाइड्रोजन बॉन्डेड है ना। हाइड्रोजन इज एक्चुअली बाईवैलेंट, बट ये क्या होता है? ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। यहाँ भी वही है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जहां हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो। इसके लिए कंडीशन क्या हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? कि कंडीशंस क्या हो गया? फर्स्ट, हाइड्रोजन should be attached to more electronegative element. More electronegative element, उसको डैश लाइन से दिखा होगा, ब्रोकन लाइन से। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड होगा तो उस पर क्या होगा? डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस तो आएगा ही आएगा, यही होगा ना। तो और दूसरा, जो साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो स्मॉलर होना चाहिए। साइज बड़ा होगा तो उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं आएगा। ये साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। तो इस क्राइटेरिया में तीन ही फॉलो करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यही तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था ना। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इसका 3.5, ये 3। क्लोरीन लार्जर साइज, डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं फॉर्म का? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पे जो HCl और HCl आएगा, क्या वहां पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस नहीं होगा? क्या होगा? यहाँ पे डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है। यहाँ भी HCl हो गया तो डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है। यहाँ भी HCl है तो डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है। तो ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड तो आएगा, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ना। हाँ, ये दोनों के बीच में एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बट अब इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे, हो तो रहा है बिल्कुल वैसे ही, बट इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है। इसको क्या बोलोगे? डाइपोल। दो पोल है ना, पॉजिटिव निगेटिव। डाइपोल अट्रैक्शन, ये वैन डर वाल फोर्स में चला गया।
रीजन क्या हो गया? क्लोरीन का साइज क्या है? लार्ज साइज, साइज इज बिगर, लेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका क्या आएगा? चार्ज डेंसिटी लेस होगा, लेस चार्ज डेंसिटी। इसका क्या मीनिंग था? ये चार्ज डेंसिटी वाला केस कई बार आ चुका है। जैसे कि तुम F माइनस लोगे तो निगेटिव चार्ज बिल्कुल कंसंट्रेटेड है, और Cl लोगे तो बड़ा हो गया, तो उस पर चार्ज क्या हो गया? डिफ्यूज हो गया, तो इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है ना ये। तो ये सब हमने हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी दोनों में देखा है कि हाई चार्ज डेंसिटी हो तो ही हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है, फेजेंस रूल ज्यादा पड़ता है, ये चार्ज डेंसिटी। तो उसके ड्यू टू लेस चार्ज डेंसिटी क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। यही तीन होंगे: बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो हो जाता है तुम्हारा 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल। 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल। 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल। जूल में कितना होगा? जूल में डेटा, हाँ 8 हो जाएगा ना, 4.2 होता है, तो 8.4 या 8 ले लो चलेगा, और उधर 40 के मतलब 42। एग्जैक्ट नहीं, 8.4, 8 के आसपास सब चलेगा, ये सब कोई भी डेटा एग्जैक्ट नहीं है। किलो जूल पर मोल। हाँ, तो यही तीन जो होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्वालिफाई करेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्वालिफाई करने वाले तीन है: हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन। ऐसे हुआ ना, तो ये हो जाएगा, 1 मिनट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या वाटर ले लो, HOH, क्या हो जाएगा? डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये क्या होगा? HOH। ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए, ये भी आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। एक और कौन सा पड़ जाएगा? NH3। हाँ, तो NH3 को दिखा दो, HNHH, यहाँ पे HNHH, इसके बीच में आएगा, यहाँ इसके बीच में जाएगा, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट किस पे होगा? ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। इस तरह से बॉन्ड बनाते जाएगा ना, तो लिक्विड अमोनिया एग्जिस्ट करता है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिक्विड अमोनिया, ये वाटर हो गया, HF हो गया, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ये सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, सोचो। हाँ श्रेयस बोलो। सर मुझे वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन समझ में नहीं आया सर। उसको डाइपोल डाइपोल बोलते हैं। HCl में क्या हो गया ना, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, तो उसी को डाइपोल बोलते हो ना, जिसमें प्लस माइनस चार्ज सेपरेट हो उसे डाइपोल बोलते हैं हम लोग। प्लस माइनस चार्ज सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस, उसे क्या बोलोगे? डाइपोल। क्लियर ना? यस सर, थैंक यू सर। उसे डाइपोल डाइपोल बोलते हैं। बट ये सब क्या कहलाएगा? ये सब भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही है, दो पोल तो है ही, बट इसकी हाइड्रो इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्वालिफाई कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगा? हाँ, HF, HF, राइट। इसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ज्यादा है ना, तो ये बिटवीन HNF हाईएस्ट होगा देन HNO देन HNN। बट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? H2O का ज्यादा होता है देन HF देन NH3। NH3 क्या होता है? लिक्विड अमोनिया, तो देखते होगे बहुत वोलेटाइल है,
ये क्या होता है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और NH3 का क्या हो गया, इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, हाइड्रोजन नाइट्रोजन में तो उतना ज्यादा डेल्टा माइनस आएगा ही नहीं, नाइट्रोजन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि अट्रैक्ट कर पाए, कर पाएगा क्या, सोचो। हम्म, ओके। हाँ अरे बोलो। सर HF में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है एंड H2O में नंबर ऑफ बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है, तो पता कैसे हाँ, चलेगा कि कौन सा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा? ये सब लर्निंग है, वाटर का देखते हो लिक्विड मिल जाता है तुम्हें, यस सर। HF तुम्हें यदि इतना स्ट्रांग रहता है आराम से लिक्विड मिलता, मिलता नहीं है ना। हाँ सर। NH3 भी गैस के फॉर्म में मिलता है, मतलब NH3 का बॉन्ड और वीक है। NH3 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा, तीन तीन हाइड्रोजन है, यस सर। बट तीनों किसी काम के नहीं है, तीनों वीक है। अच्छा ओके सर। और H2O थोड़ा सा स्ट्रांग पड़ गया, दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF बहुत स्ट्रांग पड़ गया बट एक ही है। ये ओके। लर्न करना पड़ेगा, वाटर तो तुम्हें याद ही रहता है कि लिक्विड तो है। हाँ सर। ओके। हाँ देते थैंक बोलो। यू। सर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब से उससे बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है वो नहीं समझा। जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा स्टिक करते चला जाएगा ना, जितना ज्यादा वाटर, जितना वाटर मॉलिक्यूल है सब जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते जाएंगे तो जल्दी बाहर ही नहीं जाएंगे। एक H2O मॉलिक्यूल निकालने के लिए तुम्हें सारे बॉन्ड ब्रेक करने होंगे। अब ये देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस साइड भी बनाएगा, ये H हुआ ना यहाँ, इसको मैं बनाऊं तो ये इधर भी बनाते जाएगा, इस साइड बनाते जाएगा ना, हम्म। इधर भी बनाते जाएगा, तो ये तो चारों ओर से बाउंडेड होते जा रहा है ना, हाँ। तो जल्दी बाहर नहीं जाएगा। और ये HF दूसरे HF से ही बाउंडेड है, ये दो साइड से बाउंडेड है HF। ओके। हाँ, तो वो जो डेटा है वो लर्न करना पड़ेगा ना कि H2O हाँ में ये ज्यादा लर्न हाइड्रोजन। करना चाहिए। वो पूछता है मतलब डायरेक्ट कि क्यों H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है जबकि HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो तुम्हें ओके। याद करके बस ये एक लाइन लिखना होगा कि हाँ H2O में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि H2O से ज्यादा तो NH3 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर भी H2O लिक्विड मिल जाता है और NH3 गैस होता है, तो क्या बोलोगे उसमें, वीक वीक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ओके। क्लियर, तो ये सब हाँ। एनालिसिस लर्न कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे। ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट, तो इसको, हाँ ठीक है, ये तीन तो हो गया तुम्हारा। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ मैंने बता दिया। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से शो करते हो है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय डॉटेड लाइन। यहाँ हाइड्रोजन क्या शो करता है, बाई वैलेंसी, और इसको सेफ 12। ओके, इतना तक हो गया। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चले। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दो तरह का होगा, एक होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होगा इंट्रामॉलिक्यूलर। दोनों में डिफरेंस शायद तुम्हें मालूम है। इंटर स्कूल चैंपियनशिप मतलब बिटवीन टू स्कूल्स, और इंट्रा मतलब विद इन स्कूल, यही होता है ना, तो ये बिटवीन व्हाट,
टू मॉलिक्यूल ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। एग्जाम्पल वही HF, H2O, NH3, ऐसे ही है ना। जैसे HF वाला एग्जाम्पल, HF, 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 ऐसे ये इंटरमॉलिक्यूलर हो गया ना। ये H2O भी वही है कैसे। HF का एक और चीज पूछता है, सॉलिड स्टेट में कैसा होगा, जो तुम्हें लर्न करना होगा, है ना। HF इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मतलब बहुत सारे HF आपस में स्टिक किए हुए हैं, HFN है ना। वो तुम्हें फ्लोरीन को यहाँ कॉर्नर पर रख देना, यहाँ पे रख देना, इस साइड रख देना, इधर, इधर ऐसे, और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देना ऐसा। वो फिर यहाँ पे FH हो गया, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देना, FH हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इसकी पैकिंग अच्छी होती है, ऐसे होके चला जाता है। क्लियर। मोर ओवर ये जो बॉन्ड बनाएगा H पे डेल्टा प्लस है, तो जहाँ पे निगेटिव चार्ज है उसी से बनाएगा ना, मतलब जैसे लोन पेयर है, लोन पेयर इसी डायरेक्शन में होता है ना, तीन ऐसे, इस डायरेक्शन में लोन पेयर के साथ वो ज्यादा अटैच रहेगा। और ऐसे यदि इस शेप में चलता जाता है ना, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग रहती है। क्लियर हुआ कैसे करना है। तो ये HF इन सॉलिड स्टेट तुम्हें याद कर लेना। HF नॉर्मल ऐसे दिखाओगे, और HF इन सॉलिड स्टेट ऐसे दिखाओगे। H2O बता दिया, H2O इन आइस स्ट्रक्चर, वो चार बॉन्ड बनाता है, OH, OH, यहाँ दो लोन पेयर है ना, तो यहाँ पे हो गया OH, OH, ये लोन पेयर वाला पार्ट इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और एक लोन पेयर वाला पार्ट इधर रह गया। अब यहाँ पे ले लो, हाँ, ये हो गया HOH, और ये हो गया HOH, ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये बीच बीच में वैकेंट स्पेस आ गया ना, ये वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस, इससे क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीजेस। तो आइस में टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ये चारों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया ना वाटर, दो लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड बना गया और H बना गया। तो यही कल का क्वेश्चन टेस्ट में एक था, जिसको मालूम होगा वही आंसर कर पाता है। ये मैंने उसी के लिए दिया था कि कितने लोगों ने आगे पढ़ लिया है। कितने लोगों ने कर दिया था कि ये चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये क्योंकि IIT में बार बार आते रहता है क्वेश्चन। ओके,
इतने लोगों ने किया था, तुक्का भी मारा था, उसी में राइट हुआ था। HF इन अ पॉलीमेरिक फॉर्म, सॉलिड में तो ये होगा ना, आयरन का राइट था। हाँ, ऑक्सीजन ने 2 बनाया। दिव्यांश, अच्छा हाइड्रोजन उधर है, रुको वेटिंग रूम में। पार्टिसिपेंट, ठीक है। जैसे, हाँ अनुष्का बताओ। अनम्यूट, हाँ बोलो। सर मुझे ये डाउट है कि मतलब हाइड्रोजन को किस डायरेक्शन में उसका बॉन्डिंग करना है, वो नहीं समझा सर मुझे। जिधर लोन पेयर होगा ना उसी डायरेक्शन में लेके जाओगे। तो लोन पेयर किस डायरेक्शन में दिख रहा है? लोन पेयर किस डायरेक्शन में होगा, याद करो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ हाँ। हाँ, तो sp3 बताया था ना डायरेक्शंस, तो उसमें करते जाओ। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ऑनलाइन। ओके, नमस्कार। ठीक है, ये कर दिया। अब किसका डाउट था? आर्य, हाँ आर्य बोलो। सर बॉन्ड्स तो सेंट्रल एटम फॉर्म करेगा ना, लोन पेयर कैसे फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन के साथ? हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस है एंड लोन है पेयर ना, नेगेटिव है इसीलिए और अट्रैक्शन लोन पे चाहिए। नेगेटिव होता है, दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। एंड सर कार्बन का भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो उसका क्यों नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन नहीं, वो क्वालिफाई नहीं करेगा। कम से कम एनर्जी 2 to 10 किलो कैलोरी के बीच में आना चाहिए। अच्छा, ओके। और बाकी सबको हम लोग डायपोल डायपोल में क्लासिफाई कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ऑनलाइन। ठीक है, अभी सार्थक का भी डाउट है। यस सार्थक बोलो। सर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन ना, फ्लोरीन। हाँ वो HF हाँ, में। बट वो पैक्ड ही नहीं हो पाता, स्मॉल साइज है। ओके। हाँ, तो लोन पेयर के साथ तो कर सकता है, जो भी आता है लोन पेयर के साथ ही हो सकता है, उसकी पैकिंग देखनी पड़ती है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट देखें। अभी ये तो शायद में क्या लिखा है, HF के मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनेंगे, बट वो बना नहीं पाता है। HF का वही तुम्हारा बॉन्ड रह जाएगा। हाइड्रोजन मैक्सिमम होते हैं 4, आइस का स्ट्रक्चर उन्होंने वही लर्न करना है तुम्हें। ओके, तो अभी हम लोग कर रहे थे कौन सा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना। इंटर मॉलिक्यूलर में विद इन 2 मॉलिक्यूल होगा। अब एसिटिक एसिड CH3COH, इसमें भी देखो तो ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। CO है, ये OH हो गया, यहाँ पे क्या हो गया HO। ऐसे स्ट्रक्चर याद कर लेना, CO और CH3। ये देखो 2 मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग है, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर क्वालिफाई करेगा। क्लियर हुआ? और इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब क्या हो गया, विद इन मॉलिक्यूल। इंट्रा मॉलिक्यूलर की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये विद इन मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग है, विद इन मॉलिक्यूल। जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसके बीच में ये क्या है, ऑर्थो। ऑर्थो मतलब दूसरा पोजीशन, ये पढ़ोगे अभी। नाइट्रो, फिर भी कई लोगों को ऑर्थो पैरा भी मालूम होगा। फिनॉल, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इसमें विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हुआ है। तो जो एक ही मॉलिक्यूल उसके अंदर फॉर्म हो रहा है ना,
हाँ, विद इन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो। मतलब OH भी है और NO2 है, तो क्या वो दूसरे मॉलिक्यूल के पास गया है क्या? नहीं, उधर ही है ना। OH वहीं पर है और NO2 वहीं पर है, तो उन्हीं दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना। वो मॉलिक्यूल के अंदर ही दोनों साइट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर? और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सा फॉर्म होगा? पैरा मतलब OH और NO2 एक दूसरे से 1 और 4 पोजीशन पे, 180 डिग्री पे, तब क्या करेंगे? हाँ, तब इंटरमॉलिक्यूलर होगा। दो OH और NO2 के बीच में वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलते जाएगा। ओके, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया। और यही तुम्हारा OH और NO2 पैरा पोजीशन पे होती, बहुत आता है क्वेश्चन। पैरा नाइट्रो फिनॉल फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? यहाँ OH हो गया, यहाँ NO2 है, यहाँ OH हो गया, यहाँ NO2 है। हम्म, ये सब क्या हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे H बॉन्डिंग हो गया, यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ले लो, तो क्या उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पड़ेगा क्या? ये OH हो गया और ये NO2, इसमें एरो वाला और डबल बॉन्ड हो, दोनों तो रेजोनेंस से सेम ही होता है। ये नहीं कि एरो वाला बॉन्ड बनाएगा कि डबल बॉन्ड बनाएगा, दोनों एक जैसा इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या हो गया? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर है, विद इन मॉलिक्यूल बना है। और ये दोनों के बीच जो अब फोर्स बचेगा वो क्या बच जाएगा? वैन डेर वाल्स। वो दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से टायर्ड हुए नहीं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों के बीच में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट किसके ज्यादा हो गई फिर? हाँ, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बिकॉज दो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बीच में कौन सा बॉन्ड है? दो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बीच में वैन डेर वाल्स फोर्स है, और दो पैरा नाइट्रोफिनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मान लो कि इसने क्या किया ना, कि मान लो तुम्हें कोई पुश करने जाए तो तुम अपना ही हाथ पकड़ लो। इसने क्या किया? अपना ही हाथ ऐसे कैच कर लिया, तो उससे स्ट्रेंथ नहीं आता। बट इसको कोई पुश करने जाए तो इसने दोनों साइड से हैंड पकड़ लिया, दोनों साइड से मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा है। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो क्या हो जाएगा? इस यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये जल्दी बाहर जाएगा क्या? नहीं, दोनों साइड से उसे स्ट्रेंथ मिल रहा है, इधर से और इधर से। और इसको दोनों साइड से क्या मिल रहा है? वो तो बॉन्ड ही नहीं बचे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बच गया, यहाँ वैंडरवाल बच गया, और वैंडरवाल फोर्स बहुत वीक होता है, तो आराम से निकल जाएगा। क्लियर? तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम पड़ जाएगा और पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा पड़ जाता है। ये बार बार आता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। हाँ, मेटा नाइट्रोफिनॉल में भी वही आएगा, बट पैरा मोर सिमेट्रिकल आता है, तो वही पूछता है। हाँ, बोलो नित्या। सर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिक्यूलर कैसे हुआ? वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मतलब एक मॉलिक्यूल ले लो, उसके अंदर ही अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। वो दूसरे अब मॉलिक्यूल के पास गया क्या? नहीं। हाँ, तो अपने अपने अंदर ही बॉन्ड बनाया है ना, तो उसी को इंट्रा बोलोगे ना। हाँ। और जो और दूसरे फिर ये मॉलिक्यूल के पास गया, हाँ, पैरानाइट्रोफिनॉल इंटरमोलिक्यूलर कैसे हुआ? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच्ड है। पैरानाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल ले लो और दूसरा पैरानाइट्रो में
फिनॉल का मॉलिक्यूल ले लो, दोनों के बीच में हाइड्रोजन ही बॉन्ड बना रहा है। हाँ, तो मतलब अगर हम लोग ने एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा तो फिर वो इंट्रा हुआ, और वो दूसरे के साथ भी बना रहे तो फिर वो इंटरमॉलिक्यूलर बना। हाँ राइट, हाँ, ओके, थैंक यू सर। ओके, ऑलराइट, यस। हाँ, ये केस पूछते रहता है। मेटा नाइट्रोफिनॉल में भी क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जाना चाहिए, है ना। तो सॉल्युबिलिटी आल्सो, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें है, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, इसलिए पैरा का ग्रेटर होगा सॉल्युबिलिटी। हाँ, अब देखो जैसे सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है। अल्कोहल के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आरओएच ले लो, आरओएच प्लस वाटर। तो आरओएच में बॉन्डिंग कैसा होगा, आरओएच आरओएच ऐसे होगा ना, ऐसा, क्लियर। और एचओएच में कैसा होगा, अल्कोहल, आरओएच को अल्कोहल बोलते हैं, ये अल्कोहल। एचओएच में भी यही होगा, इस तरह से होगा ना। तो जब ये दोनों को मिक्स करोगे, मिक्स्ड, तो आरओएच और वाटर के बीच में क्या आएगा, इस तरह से बॉन्ड बनते चला जाएगा, आरओएच फिर एचओएच, आरओएच एचओएच, इस तरह से बनते जाएगा। क्लियर हुआ ना। हाँ, ये हो जाएगा आरओएच और एचओएच। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते गया, तो जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ये क्या हो गया, अल्कोहल इज soluble in water। तो पैरानाइट्रोफिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग था तो सॉल्युबल हो गया। हाँ, और आयनिक कंपाउंड तो सॉल्युबल होते हैं, उसका रीजन अलग था, उसका क्या था, हाइड्रेशन एनर्जी था ना, और लैटिस एनर्जी। ओके, तो अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी की बात कर ली हम लोगों ने। अब इस पे अलग अलग पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे पहला हो गया, सम क्वेश्चन आंसर कर लें। पहला है KHF2, या इसका बॉइलिंग पॉइंट भी देख लेते हैं, रुको। बॉइलिंग पॉइंट का कर्व, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये देख लेते हैं, तब करते हैं, रुक जाओ। वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कर लेते हैं उसके बाद, वैंडर वाल फोर्स, उसके बाद सारे क्वेश्चन मिक्स करके कर पाएंगे हम लोग। ये क्या होता है, वीक टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, राइट। अब इसमें कई तरह का हम लोग अट्रैक्शन फोर्स लेंगे, ये सब नॉन डायरेक्शनल होंगे, राइट। जैसे आयन डायपोल का अट्रैक्शन हो जाए, Na+ वाटर के साथ अटैच हो रहा है, डायपोल डायपोल का अट्रैक्शन हो जाए, आयन इंड्यूस्ड डायपोल का अट्रैक्शन हो जाए, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल हो जाए, इंड्यूस्ड डायपोल का अट्रैक्शन हो जाए, इस तरह से।
अलग अलग देखेंगे। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये होगा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला हो गया आयन डाइपोल अट्रैक्शन। एक आयन ले लो Na+ और एक डाइपोल ले लो। आयन ले लो और यहाँ पे एक कोई भी डाइपोल ले लो, जैसे HCl वगैरह ले लो। HCl में क्या होगा? Δ+ और Cl- है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? इस तरह से बॉन्ड बनाएगा वो। आयन और डाइपोल के बीच का अट्रैक्शन हो गया। दूसरा जो हो गया डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। दूसरे में हो जाएगा दो डाइपोल ले लो, उसके बीच का अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। जैसे कि HCl Δ+Δ- एक डाइपोल है, इसके पास भी एक डाइपोल है, मतलब 2 पोल्स प्लस माइनस वाले। इसके पास भी एक 2 पोल्स है। ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड आ जाए इस तरह से आ जाएगा। हाँ साहब तक बोलो। सर वो Na+ और Cl- में अट्रैक्शन होगा ना ऊपर? ओह, लिखने में रहूंगा क्या? रुको देखता हूँ। हाँ, ऊपर लिखने में रहूंगा। हो गया, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन दिखाना था। ठीक है, तो इसे चेंज कर दें। जैसे वाटर ही ले लो। वाटर में क्या होगा? Δ- होगा ना, तो ये वाटर के साथ Δ- से एडेड होगा। दूसरा हो गया डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये एक डाइपोल है, 2 पोल्स है ना, प्लस माइनस। ये भी एक डाइपोल है, और इसके बीच में अट्रैक्शन है। ओके, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है। थर्ड, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन किसके बीच में आ गया? एक आयन है, और जैसे ही एक सब्सटेंस जैसे क्लोरीन जा रहा है, इसके ऊपर एक जैसे ही क्लोज जाएगा ना, यहाँ पे Δ- अट्रैक्ट हो जाएगा। ये Δ- बन जाएगा और ये Δ+ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ Δ- और यहाँ Δ+, Na+ अट्रैक्ट करते जा रहा था। इसको बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। आयन और डाइपोल, क्लोरीन में डाइपोल था नहीं, ऐसे Na+ है, ये क्लोरीन में डाइपोल नहीं है, बट जैसे ही ये प्लस चार्ज के आसपास आया, पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अट्रैक्ट करके अपने ओर ले आएगा ऐसे। इस पे Δ- और यहाँ Δ+, तो वही बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो इसको बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ऐसे सबका इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल देखते जाओ कि ऐसा कुछ कुछ है। हाँ सर बोलो। सर वो इंड्यूस्ड डाइपोल एक बार फिर से समझा सकते हैं क्या सर? इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था सर अभी। क्लोरीन क्लोरीन है, मॉलिक्यूल है, तो जैसे ही Na+ का क्लोज गया, क्या हो गया? क्लोरीन इसके क्लाउड को पुल कर लिया। Na+ था ना, और ये क्लोरीन था, तो ये डाइपोल था नहीं। क्लोरीन पे Δ+ Δ- होता है क्या? नहीं, बट Na+ क्या करेगा? इसको अपने और अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? इस साइड Δ- आ जाएगा ना, और इस साइड Δ+, तो वही दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो भी मॉलिक्यूल आ जाए, जैसे ये मैंने बताया ये Cl मॉलिक्यूल है, तो इसको पूरे क्लाउड को ही खींच के इधर ले आएगा, तो ये क्लाउड ऐसे आ जाएगा इस साइड, तब ये दोनों के बीच बॉन्ड बना। तो उसने एक डाइपोल प्रोड्यूस कर दिया, पहले से था नहीं डाइपोल, बट उसने अट्रैक्ट करके एक डाइपोल इंड्यूस्ड कर दिया। ओके, तो इस तरह से ऐसे में भी आ सकता है। ओके, अब एक है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या होगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल में क्या हो गया? जैसे H2O हो गया,
और 2 क्लोरीन यहाँ पर नजदीक आ जाए, तो जैसे जैसे क्लोज आएगा यहाँ पे क्या है, डेल्टा माइनस है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को इधर अवे रिपेल कर देगा, तो यहाँ डेल्टा माइनस आ जाएगा, इस पर डेल्टा प्लस आएगा। तो ये डाइपोल था, उसने क्लोरीन पे क्या कर दिया, डाइपोल इज इंड्यूस्ड, डाइपोल इज इंड्यूस्ड। पहले से डाइपोल था नहीं, बट जैसे उसके पास गया इंड्यूस हो गया। नेक्स्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। किसी के पास भी डाइपोल नहीं था, इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड हुआ, या इसको लिखोगे इंस्टैंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। तो यही सबसे बड़ा पार्ट हम लोग का, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस और इंड्यूस्ड, इंस्टैंटेनियस और इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टैंटेनियस डाइपोल में क्या होता है कि मान लो कि एटम सिमेट्रिकली बैलेंस नहीं होते, जैसे आयोडीन लोगे तो यहाँ पे एटम कभी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इस साइड आ गए, बहुत ज्यादा कम इधर हो गए, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं कभी एक साइड डेंसिटी ज्यादा पड़ गई, तो यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हुआ, वो कौन सा हो गया, इंस्टैंटेनियस, दैट इज इंस्टैंटेनियस डाइपोल। वो तो किसी डायरेक्शन में हो सकता है। अब वो दूसरा आयोडीन जो आएगा ना उसको इंड्यूस करेगा, दूसरा आयोडीन को क्या करेगा, इधर डेल्टा प्लस और इधर डेल्टा माइनस, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक अट्रैक्शन आ गया ना। अब इसके बाजू में कोई जो आयोडीन आएगा, अब यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो ये डेल्टा माइनस क्या करेगा, इसके क्लाउड को ऐसे बाहर की ओर रिपेल करेगा ना, तो इस साइड डेल्टा माइनस, इस साइड डेल्टा प्लस, फिर से एक बॉन्ड आ जाएगा ना ऐसे, तो एक पे डाइपोल आ गया तो वो दूसरे को इंड्यूस करते चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आयोडीन जो होगा तो आयोडीन पे भी इस तरह से डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंस्टैंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये सब क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये दोनों के बीच में इस तरह से फोर्स आता है। अब ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस होगा उतना ज्यादा इंस्टैंटेनियस और इंड्यूस्ड पे होता है, यही है ना, जितना ज्यादा अनबैलेंस हो जाए, मतलब हाइड्रोजन लोगे H2 में तो कितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा से ज्यादा 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, बट फ्लोरीन लोगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज्यादा आएगा ना, डेल्टा माइनस ज्यादा आ सकता है उधर। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे फोर्स, वैन डर वाल फोर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, एटॉमिक नंबर यूजुअली ज्यादा होता है तो एटॉमिक मास भी हाईयर होता है उसका मोस्टली, तो एटॉमिक मास ज्यादा हो गया तो मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अब क्या होगा, F2Cl2 आर गैस, Br2 लिक्विड, I2 सॉलिड। अभी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये दोनों गैस है, क्यों, ये लिक्विड है और I2 सॉलिड है। नीचे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, सो वैन डर वाल फोर्स इंक्रीजेस। सोच लो, तो कभी भी पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में स्टार्टिंग में मॉलिक्यूलर मास कम है, तो वो सब क्या होंगे, गैसेस की ओर आएंगे, बाद वाले लिक्विड होते जाएंगे, उसके बाद वाले सॉलिड होंगे, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैस, C5 ऑनवर्ड्स लिक्विड, उसके आगे सॉलिड, ऐसे ही होगा ना। आदित्य बोलो। सर वो फर्स्ट वाले आयोडीन में डाइपोल कैसे क्रिएट होता है वो नहीं समझ। मान लो आयोडीन हो गया तो एट द इंस्टेंट चार्ज बैलेंस नहीं होता, तो कभी एक साइड ज्यादा पड़ गया एक साइड कम पड़ गया, तो एक डाइपोल क्रिएट हो गया ना। ओके। हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस होकर मूव करते रहते हैं, तो किसी भी डायरेक्शन में प्लस किसी भी डायरेक्शन माइनस होते रहते हैं, बट वो बाजू में जो आया उसको इंड्यूस कर देगा ना वो। सर वो एवरी इंस्टेंट चेंज होगा ना वो जो डाइपोल क्रिएट होगा, बट एक बार दूसरा I2 आ गया तो बाउंडेड हो गया ना फिर। अच्छा। कभी ऊपर डेल्टा माइनस ज्यादा है, नीचे डेल्टा प्लस हो गया, फिर लेफ्ट राइट इस तरह से करते हो, बट दूसरा आते के साथ तो बैलेंस कर जाएगा।
हाँ तो हम बोलो। सर जो फर्स्ट में जो ये क्रिएट हुआ इंस्टेंटेनियस डायपोल, मतलब वो हमको लर्न करना पड़ेगा कि कुछ है डिटेक्ट करने के लिए कि अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस समस्या होता ही है। क्या होता है ना कि एच एफ में I2 में भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आया था। कहाँ से आ गया? जब वो तो न्यूट्रल होना चाहिए था, वो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। हम्म। तब ये माना गया कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जरूर अनबैलेंस हो जाते हैं कभी। तो सर हम लोग को ये लर्न करना पड़ेगा ना फिर? हाँ, ये सब समझ जाना है बस। ओके। लर्न बस मॉलिक्यूलर वेट भी जितना बताया ना अभी 10 मिनट के अंदर, सिर्फ इतना याद करना है कि वैन डेर वाल फोर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास, और कुछ नहीं याद करना। ओके, थैंक यू सर। हाँ, ऑलराइट। हाँ अंशुल बोलो। सर तो एक बार उसने अगर डाइपोल के साथ ये कर लिया, मतलब वैन डेर वाल फोर्स हो गया, तो फिर वो परमानेंट डाइपोल हो जाता है? हाँ, उसके बाद वो सॉलिड बन जाएगा। तो I2 इसीलिए सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। तो ठीक। हाँ, उसको और जैसे ही हिट करोगे तो I2 क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। हाँ। क्लियर? ओके। ओके, तो इतना पार्ट तो कर दिया। इसको सेव किया था, सेव कर देता हूँ अभी। हाँ, तो स्टार्टिंग से करें हम लोग। तो ये बताओ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, CH4, C2H6 अप टू C4 तक, ये सब क्या है? गैसेस। C5 to C16 लिक्विड, एंड ग्रेटर देन एंड ग्रेटर वाले क्या होंगे? सॉलिड। इसका रीजन क्लियर हो गया ना? क्यों? अब बॉइलिंग पॉइंट का कब बताएं? बॉइलिंग पॉइंट HF, HCl, HBr ऐसे करेंगे। फर्स्ट हो गया बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास। तो HF का हाईएस्ट आएगा, HCl, HBr, HI ऐसे जाएगा। ये HF है, ये HCl हो गया, ये HBr हो गया, ये HI हो गया। इसका वैन डेर वाल फोर्स हाईएस्ट आ जाता है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये सब में क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आएगा, ये सब वैन डेर वाल फोर्स होंगे। वैन डेर वाल फोर्स, एंड विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास। HF से, HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI। तो पूछता है कि किसमें बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट HF, एंड लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ? HCl। तो पूछता है कि विच वन इज मोस्ट वोलेटाइल? इट इज HCl। हाँ, मतलब गेस ही नहीं कर पाओगे, HCl जाओगे। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ दे तो HF ग्रेटर देन HI, HBr, HCl ऐसे। तो वाटर का भी सेम जाएगा। वाटर कैसा जाएगा फिर? हाँ, इसको भी सेम कर दें। इसको सेव किया पता नहीं। वाटर पे जाओगे तो क्या होगा? H2O, H2S, H2SC, H2T। ये हाईएस्ट क्यों है? H बॉन्डिंग। और इधर क्या हो गया? वैन डेर वाल फोर्स। वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो बढ़ते चला गया। तो मोस्ट वोलेटाइल H2S। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, H2O लिक्विड है, H2S गैस है, इसका क्या रीजन है? तो H2S गैस क्यों हो गया? इसमें वैन डेर वाल फोर्स। और H2O लिक्विड क्यों हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब NH3 में देखो, ये बॉइलिंग पॉइंट था। बॉइलिंग पॉइंट H2O का हाईएस्ट पड़ गया इधर, मॉलिक्यूलर मास।
अब बताओ यहाँ बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास NH3 का, ऑफ कोर्स NH3 ज्यादा जाएगा, बट यहाँ पे NH3 में उतना ज्यादा भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं पड़ता था। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी इससे ज्यादा आ जाएगा। ओके क्यों ऐसा होगा? तो SbS3 का ज्यादा आता है, वो तुम्हें वो लर्न करना पड़ेगा। ओके और तो हाईएस्ट क्या हो गया? ये हाईएस्ट हो गया और ये लोएस्ट हो गया। और कार्बन के फैमिली में करोगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो लगातार बढ़ते जाएगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं। यहाँ पर क्या होगा? वैन डर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। हाँ पूछो क्या डाउट है इसमें? इस पे कौन सा बिगनर्स बॉक्स है देखो तो। NH3 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है इसलिए वो कम पड़ जा रहा है, और SbS3 वैन डर वाल्स फोर्स से ही हैवी पड़ जा रहा है। NH3 सोचो लिक्विड अमोनिया कैसा होता है, सामने लाओ गैस बन जाएगा। चलो BB7 है ना, BB7 जल्दी स्टार्ट करो तो। कितने क्वेश्चन है? नाइन क्वेश्चन, ठीक है 10 मिनट में हो जाएंगे, जल्दी से करो। BB7 हाँ वानी बताओ। बैक बॉन्डिंग तो करता हूँ, ठीक है। हाँ बोलो। सर आपने वो लास्ट में जर्मेनियम के पीछे क्या लिखा है, वो लास्ट वाले ग्राफ में? जर्मेनियम, उसके बाद क्या आएगा? नहीं सर, वो मीथेन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाद। हाँ कौन कौन सा एलिमेंट आएगा बताओ? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देन उसका सबका ग्रुप का एलिमेंट लिख रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर क्या आता है? टिन और लेड आएगा। हाँ सर। हाँ तो बस उसी को कर दो। तो लेड नहीं लिखेंगे फिर? किधर? टिन के बाद में लेड नहीं लिखेंगे? लिख दो, वो तो पूरा ग्रुप का लिख रहे हैं ना हम लोग। और सर ये बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास का सारा ग्राफ वी टाइप वाला ही रहेगा? किसका वाला? ये 3 एक्सेप्शन हो गए जिसमें हाइड्रोजन हाँ। बॉन्ड आ गए। अच्छा 3 एक्सेप्शन पड़ गए ना। ओके सर। हाँ HF, H2O, NH3। चलो जल्दी से स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी, कौन सा Eg बाहर जाएगा? NH3 की वाटर कौन सा तुम्हारे देखते देखते वोलेटाइल होकर गैस बन के बाहर आ जाएगा? NH3 लिक्विड अमोनिया। तुम्हारे सामने उड़ जाता है ना, तो रॉन्ग हो गया ना ये। बी में जाओ, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो बताया पैरा नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो जल्दी बाहर नहीं जाता, तो इट विल बी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ना। सी में जाओ,
अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, CH3OCH3, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। H डायरेक्टली नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से अटैच होना चाहिए। तो CH3OCH3 इज ईथर। ईथर भी वही होता है, लिक्विड होता है, जैसे ही हाथ में लोगे तुम्हारे सामने वेपर बन जाएगा वो। अल्कोहल का ज्यादा होता है तो वोलेटिलिटी CH3OH का ग्रेटर नहीं हो सकता, उल्टा होगा। ईथर इज मोर वोलेटाइल देन अल्कोहल। अल्कोहल लिक्विड मिल जाएगा, ईथर तुम्हें लिक्विड नहीं मिलेगा, जैसे ही लाओगे गैस बन के बाहर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा, दो मॉलिक्यूल विद इन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो वो तो किसी काम का नहीं है। वो तो बोला ना, कोई पुश करने जाए तुम अपना ही दोनों हाथ पकड़ लो, बोलो कि लो आप पुश करके दिखाओ मुझे। और एक हो गया इंटरमॉलिक्यूलर, कोई तुम्हें पुश करने आ रहा है, तुम आजू बाजू वाले को पकड़ लो, तो वो पुश नहीं कर पाएगा ना। तो इंट्रामॉलिक्यूलर वेस्ट होता है, फिर तो क्या हो जाएगा फोर्थ का? ना बताओ। हो गया ये? इससे क्या होगा, वो आराम से बाहर जाएगा ना। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई बॉन्ड ही नहीं बनने रहा है ना। तो डिक्रीजेज वोलेटिलिटी नहीं, इंक्रीजेज वोलेटिलिटी है ना। इंक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा क्या? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना दिया क्या? नहीं, होता सब वेस्ट कर दिया उसने। तो डिक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट। इंक्रीजेस विस्कोसिटी, क्या वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स पड़ गया? नहीं, सब तो वीक फोर्स पड़ रहा है ना, वैन डर वाल फोर्स आ जा रहा है। डिक्रीजेज विस्कोसिटी। इंक्रीजेज वेपर प्रेशर, हाँ तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? आराम से बाहर जाएगा वो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था ना इसलिए। एर्थ बैक बॉन्डिंग है। ओके, अब इस पे एक क्वेश्चन ये बता दो। हाँ हाँ आदित्य बोलो। सर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? वेपर प्रेशर मतलब वेपर का प्रेशर, तो किसका वेपर का प्रेशर ज्यादा होगा, ईथर की वाटर? तो लिख देता हूँ, याद रहेगा तुम्हें। ओके, इस पे क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, जैसे KHF2 एग्जिस्ट, KHCl2 डज नॉट। ये सब क्वेश्चन लर्न कर लोगे। KHF2 मतलब क्या हो गया, K प्लस HF2 माइनस है। ये क्यों होगा इसमें? HF ये किससे बना है? KF प्लस HF। K प्लस और F माइनस है, तो यहाँ पे F माइनस जो आएगा ना, वो हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना गया वो, इसलिए वो एग्जिस्ट कर जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, K प्लस। क्लियर? तो ये H बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है, इसलिए एग्जिस्ट करता है। और क्लोरीन जो होगा, ये नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ, नो H बॉन्डिंग। सो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर की बात करें, लोअर बॉइलिंग पॉइंट मोर वोलेटाइल। लोअर बॉइलिंग पॉइंट मतलब लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, उसके ऊपर वेपर बहुत ज्यादा देखेगा। जैसे तुम वाटर ले लो और लिक्विड अमोनिया ले लो, तो लिक्विड अमोनिया वोलेटाइल है, तुरंत वेपर में बन जाएगा, तो वेपर बहुत ज्यादा मिलेगा तो उसका प्रेशर भी ज्यादा मिलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बोला जाए तो वाटर ग्रेटर देन व्हाट, वाटर से ज्यादा, वाटर ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, देन अल्कोहल, देन ईथर। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें तो वैन डर वाल फोर्स है।
वैंडरवाल फोर्स। तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों आ जाता है? आरओ एच में आर जो होता है ना बड़ा साइज का होता है, 2 बड़े साइज में रिपल्शन होता है, इसके लिए होता है। मतलब आरओएच में क्यों वीक पड़ रहा है? आर ओ एच ऐसे आया ना, ये हिंड्रेंस आएगा इसमें, ये बड़े साइज के कारण। जबकि एच एज size of R increases, hydrogen bonding strength decreases. तो किसका ज्यादा हो गया? तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? ईथर का ज्यादा होगा। ईथर तुरंत बाहर आएगा। पहले ईथर लोगों को अनकॉन्शियस करने के काम आता था ऑपरेशन से पहले। ईथर, देन अल्कोहल, देन वाटर, ऐसा होगा। हाँ, क्लोरोफॉर्म भी बाद में आने लगा। अब वो ये दोनों डेट्रीमेंटल था, अब कुछ और यूज करते हैं। ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ये क्या हो गया? KHCO3। इसमें कैसा बॉन्ड होगा वो तुम्हें समझना होगा, है ना? तो जैसे एसिटिक एसिड बताया था ना, वही है वो। ये क्या होता है? K प्लस CO CH3OH, और ये हो गया O माइनस। इसमें जब तुम बॉन्ड बनाओ हुए C के साथ O के साथ H है, O माइनस है, यहाँ HO हो जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पे O माइनस होगा। अभी बैक बॉन्डिंग करना है ना, हो जाएगा। आज 12 बजे तक सब हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब। ये KHCO3 हो जाएगा। क्लियर? अब क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल। क्लोरल हाइड्रेट, ये सब लर्न करते जाना है ना। इज स्टेबल। क्लोरल क्या होता है? CCl3.COH। ये अब क्लोरल हाइड्रेट इज CCl3.CHO.H2O ऐसे। तो स्टेबल क्यों हो जाता है? Cl के साथ Cl, ये हो गया क्लोरल, और इस पे ये ऑर्गेनिक का बेसिकलिकेशन अभी नहीं आएगा। इसमें वाटर डालोगे तो क्या हो जाएगा? इधर OH आ जाएगा, इधर H आ जाता है। कैसे ये सब ऑर्गेनिक में करोगे? तो अभी क्या बन जाएगा? ये यहाँ आ जाएगा OH, और ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, बट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा ना, तो हम लोग इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान के चलेंगे। फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आ जाता है। तो जब ऑर्गेनिक आएगा तब, तो अभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसको नोट्स में रखो। क्लोरल हाइड्रेट IIT के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए नहीं। बुकलेट में भी दिया हुआ आपने। ओके, नेक्स्ट पे देखें। क्लोरल हाइड्रेट कर दिया। मैलिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक वाले एसिड है, अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। मैलिक एसिड, और एक होता है फ्यूमेरिक एसिड। तो मैलिक एसिड जो होता है, ये होता है C डबल बॉन्ड C के साथ COH, और यहाँ पे COH, ये H और H है। और फ्यूमेरिक एसिड इसका ट्रांसफॉर्म है, ये COH हो गया, यहाँ COH है, ये H और H है। तो मैलिक एसिड इज मोर एसिडिक। मोर एसिडिक देन फ्यूमेरिक। क्या हो सकता है रीजन इसका? जब H एक बार H प्लस डोनेट कर देना, तो ये बन जाएगा COO माइनस, और ये बन गया COOH, और ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है।
मतलब एसिड ये ऑर्गेनिक में आएगा कि वो एसिड एसिडिक होता है जिससे H प्लस हटाने के बाद भी स्टेबल हो जाए। H प्लस हटाने के बाद स्टेबल HFHCl HBr HI इज मोर एसिडिक। अब शायद याद आ रहा हो, HF लेस एसिडिक है। ये सब लर्न हो जाना चाहिए। तो HI मोर एसिडिक क्यों? I माइनस स्टेबल पड़ता है। यहाँ पे भी जब यहाँ से H प्लस हटाओगे तो O पे माइनस बन गया, तो मैलिक एसिड में क्या हो गया? O पे माइनस आ गया, तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक है। फ्यूमेरिक नहीं बना सकता। फ्यूमेरिक बना सकता है क्या? हाँ, फ्यूमेरिक में नहीं आ जाता है, ये देखो। H प्लस H2O N एग्जाम्पल, N का वैल्यू 1 कर दो, H3O प्लस, N का वैल्यू 2 कर दो, H4 H5 हो जाएगा ना, H5O2 प्लस, H7O3 प्लस, H9O4 प्लस। कैसे एग्जिस्ट करता है? वाटर तो तुम्हें मालूम है कि ये ऐसे एग्जिस्ट कर गया, इसके साथ बॉन्ड बनाते चले जाओ, O के साथ H। अब ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग O के साथ H। ये भी क्या बनाते चला गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए H2O n टाइम ऐड होते जाएगा, इसके साथ ऐड होते जाएगा ना। हाइड्रोजन का शेप ऐसा जाता है। हाँ, इतना में क्या डाउट है? विस्कोसिटी ये तो बता दिया था। विस्कोसिटी मतलब क्या हो गया? जिसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो ज्यादा विस्कस दिखेगा। जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा ना, वो विस्कस, उसका विस्कस ज्यादा होगा, वो मतलब एकदम क्लोज रहेगा। वाई नॉट 4A? कौन सा बल्लभ बोल रहे हो तुम? हाँ हाँ, ये सब लर्न करना पड़ेगा। कौन सा मोर एसिडिक है वो तुम बोल रहे हो, है ना? हाँ, वल्लभ क्या था? 4 का ए में लिखो तो क्या था? डिनर वाई मोर एसिडिक? एसिडिक वो होता है ना, ये पूरे ऑर्गेनिक में करोगे, वैसे मैंने पीरियोडिक में बता दिया है, जिसका H प्लस देने के बाद भी कंजुगेट बेस स्टेबल हो जाए। कंजुगेट बेस उसको बोलते हैं जिसमें H प्लस देने के बाद स्टेबिलिटी आ जाए। जैसे H2SO4, तो इसका कंजुगेट बेस H प्लस हटा दो, HSO4 माइनस है। HNO3, इसका कंजुगेट बेस H प्लस हटाओ, क्या बच गया? NO3 माइनस। H प्लस हटाने के बाद भी जो स्टेबल हो जाएगा वो मोर एसिडिक होता है। H प्लस देने के बाद मैलिक एसिड में क्या आ गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया ना, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक हो गया। HFHCl HBr HI। HI मोर एसिडिक क्यों है? क्योंकि I माइनस मोर स्टेबल होगा। I माइनस का साइज बड़ा है, तो उस पर निगेटिव चार्ज पूरा डिफ्यूज हो जाता है, तो स्टेबल हो जाता है वो। हाँ अनुष्का बोलो। सर मुझे वो लास्ट वाली जो आपने मतलब H2ON H प्लस वो मतलब वो कैसे करना है वो नहीं समझा। H3O प्लस तो बना लेते हो, हाँ अब उसके साथ सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हुए नेटवर्क बनाते चले जाओ। ओके। H प्लस के साथ H2O बनाया, सारे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अटैच करो, फिर उसको अगले वाटर अगले वाटर अगले वाटर। एक मैग्नेट के साथ आयरन कैसे अटैच हो जाता है? ओके। मैग्नेट लो, हाँ आयरन लगातार एक के ऊपर एक के ऊपर एक अटैच होता जाएगा, वैसे ही कर देना। हाँ, तो वो N फॉर्म में चला जाता है। हाँ भार्गव बोलो। सर तो फिर वाटर रिंग क्यों नहीं बनाता बेंजीन जैसे? वो अलग कंसेप्ट है। बेंजीन रिंग क्यों बनता है ना, उसमें स्टेबिलिटी क्यों आती है, वो सब ऑर्गेनिक में आएगा। ओके। यहाँ पे बस इतना ही रहेगा, और बॉन्ड इतना वीक रहता है कि फिर भी वो मूव करते रहता है। अच्छा। हाँ ओके, थैंक यू सर। हाँ, ऑलराइट, ओके। और किसका है? ये हो गया ना, बैक बॉन्डिंग वगैरह करना है, राइट? एक दो केस और इसका जो था वो बता देता हूँ, फिर बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं। H प्लस के साथ कर लिया।
H2O is liquid, H2S is gas, ये बता दिया. HF is liquid, HCl is gas, ये भी ठीक है. सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट बता दिया. आइस फ्लोट ऑन द वाटर. हाँ, आइस फ्लोट ऑन द वाटर, इसका क्या रीजन था? केज टाइप का स्ट्रक्चर बनाना था. वो केज कैसा हॉलो होता है, वैसे ही हो गया था, है ना? तो वो बीच बीच में केज टाइप का बन गया, तो वाटर का क्या हो जाता है, मतलब डेंसिटी कम पड़ जाती है, इसलिए वो फ्लोट करता है. अपने बुकलेट में एक और पॉइंट दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. क्यों? डेंसिटी क्यों बढ़ते जाएगा 4 डिग्री तक? मतलब जो आइस मॉलिक्यूल का कुछ आइस मेल्ट हुआ और वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, जो केज वाला वैकेंट स्पेस उसमें जाके एग्जिस्ट करते गया, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, तो डेंसिटी बढ़ते जाता है. वो केज शेप में अंदर अंदर वो वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड चलते चला जाता है. और एक पॉइंट और करना है, H3BO3 वाला एक. ओके, KH माइनस और एक था H3BO3, D2O का एक था. ठीक है, हो ही गया, बस H3BO3 करना है और आगे. अब D2O सॉलिड जो होता है, एक और हो गया, D2O सॉलिड, इसकी डेंसिटी ग्रेटर होती है देन D2O लिक्विड. H2O लिक्विड ऐसे लिखो, D2O सॉलिड, इसकी डेंसिटी ग्रेटर देन H2O लिक्विड होती है. D2O सॉलिड क्या होगा, इट विल सिंक इन वाटर. सिंक इन वाटर मतलब H2O लिक्विड है ना, वो हैवी वाटर है. जबकि आइस क्या होगा, फ्लोट करेगा ना. और H2O सॉलिड लोगे तो ये क्या करेगा, फ्लोट ऑन वाटर. क्लियर? D2O लिक्विड का D2O सॉलिड से ज्यादा होगा. ये दोनों का केस तो अपना जैसा है, ये दोनों वैसे है, H2O लिक्विड H2O सॉलिड जैसे. D2O जो हैवी वाटर का सॉलिड होगा, आइस जो बनाओगे, फ्लोट्स ऑन D2O लिक्विड. ये डेंसिटी है. D2O का लिक्विड सॉलिड दोनों की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी, बट लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी देन D2O सॉलिड. क्यों? वही केस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना. हाँ, ये इस तरह से याद कर लोगे. तो D2O सॉलिड ले लोगे तो वाटर में सिंक कर जाएगा, बट D2O लिक्विड में खुद पे फ्लोट कर जाता है. D2O नहीं समझ में आया. D2O मतलब ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम, 3 है ना आइसोटोप. प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है. तो जब हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ले लोगे, हाँ, तो D2O का हैवी वाटर बोलते हो. D2O इज कॉल्ड हैवी वाटर. H2O वाटर है तो हैवी वाटर है. तो उसका आइस बना दोगे तो अपने वाटर पे फ्लोट करेगा. D2O लिक्विड पे वो फ्लोट करेगा, D2O सॉलिड, बट उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, तो वाटर में वो सिंक कर जाएगा. H2O लिक्विड ले लो और D2O का सॉलिड बनाओगे तो सिंक कर जाएगा. ये डेंसिटी लर्न कर लेना तुम्हें. H3BO3
वो इस तरह से बनता जाएगा। बोरिक एसिड, बोरिक पाउडर आता है ना। हाँ, तो ये H3BO3 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते चला जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, हाँ ठीक है, इसमें डाउट नहीं है तो अच्छा है मेरे लिए। अब एक बच गया CuSO4.5H2O। इसमें Cu2+ जो होगा, इसमें 5H2O तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होंगे, तो पूछता है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको डोनेट करेंगे, राइट। और एक जो H2O बचेगा ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। वो जो एक बच गया वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना करेगा। क्लियर। और यहाँ पे क्या है, सल्फेट भी है। सल्फेट तो बाहर रहेगा तुम्हारा, तो सल्फेट को बना दोगे तो वो O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करेगा। तो 1H2O इज हाइड्रोजन bonded and 4H2O form coordinate bond। ये भी एग्जांपल याद कर लोगे, पूछता है कि इसमें कितने H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जो बाहर एक H2O बना वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, बाकी नहीं है। हाँ सोहम बोलो। सर वो बोरिक एसिड के एग्जांपल में थोड़ा डाउट था। बोरिक एसिड में BOH है ना, सारे हाइड्रोजन को जितने हो सकते हैं सब ऑक्सीजन से ऐड करते चले जाओ, नेटवर्क सॉलिड बना दो तो बोरिक पाउडर बन जाता है। वही अच्छा। कैरम बोर्ड वगैरह खेलते हो तो यूज करते हो सॉलिड। हाँ सर, वो स्ट्रक्चर में एक्चुअली डाउट था। स्ट्रक्चर मतलब 3D बनाते चले जाओ इन्फिनिटी तक। बट सर वो स्ट्रक्चर में मतलब जो एक जो नीचे वाले जो दो है उसमें जो एक हाइड्रोजन मतलब एक में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है सर। तो नहीं, वो हमेशा मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते जाओ 3D तक, बाकी ज्यादा नहीं याद करना, बस इतना याद कर लो। बुकलेट से नोट कर लेना है ना। ओके ओके सर। बुकलेट में देखो, बस बस ये याद रखो कि जितने हाइड्रोजन है ना दूसरे ऑक्सीजन से ऐड हो जाएंगे। सबके हाइड्रोजन अपने दूसरे वाले को ऑक्सीजन से ऐड होते होते इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो सॉलिड बन जाता है। ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट, बस उतना ही पूछता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि इंट्रा, उतना काफी होगा लिखने के लिए। ओके, इसके बाद आ जाता है तुम्हारा कंसेप्ट बैक बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत आगे तक जाएंगे। ऑर्गेनिक में ये हर जगह काम करेगा, पूरे ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बैक बॉन्डिंग। ओके, बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, जैसे कि BF3 BCl3 BBr3 Bi3 ले लो। तो ये BF3 जब बनाओगे तो बोरॉन के पास 2p होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर होगा 2p में, या 2p और 3p होगा। तो बोरॉन के पास ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, अब फ्लोरीन के पास एक लोन पेयर है ऐसे। अब ये फ्लोरीन के पास ये एक लोन पेयर है, तो फ्लोरीन अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको डोनेट कर सकता है ना ऐसे। सिमिलरली ये भी डोनेट कर सकता है, तो ये भी डोनेट कर सकता है। अब सोचो फ्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फिर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो फ्लोरीन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना चाहिए, बट यहाँ तो फ्लोरीन उल्टा डोनर बन गया वो। तो ये नेचर थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा है कि फ्लोरीन लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग। इसमें इसके कारण क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बी और एफ के बीच का डिक्रीज होगा। क्यों, बी और एफ के बीच में एक डबल बॉन्ड आना स्टार्ट हो गया ना। हाँ, इससे स्टेबिलिटी बढ़ते जाती है।
ये आ जाएगा, हाँ ये उल्टा डोनर बन गया वो। इसमें क्या होता है, वैकेंसी डिक्रीजेस, तो बोरॉन के पास वैकेंसी डिक्रीज हो गई। यहाँ पे जो बॉन्ड बन गया वो कौन सा बन गया, 2p पाई ना, ये डोनर बन गया ये। तो बोरॉन की वैकेंसी को ओवर कर दिया उसने, बोरॉन को सैचुरेट कर दिया। तो तुम बाहर से इलेक्ट्रॉन दो तो किधर अट्रैक्ट करेगा, BF3 की ओर कि Bi3 की ओर। फ्लोरीन के पास 2p में लोन पेयर था, लोन पेयर 2p में होता है, याद करो फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 ऐसे होता है ना। क्लोरीन में 3p के पास होता है, तो क्लोरीन का साइज तो बड़ा पड़ गया, तो क्लोरीन उतना इफेक्टिव डोनेशन नहीं देगा, तो क्लोरीन लोन पेयर कम डोनेट करेगा, तो बोरॉन पास वैकेंसी एज इट इज बच जाएगी। और BBr3 सेम, उसमें Br में लोन पेयर और बड़ा है तो वो जल्दी डोनेट नहीं करेगा, आयोडीन में और भी बड़ा पड़ गया तो वैकेंसी उसमें उतना इजी डोनेट नहीं करेगा। तो इसको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, क्लियर होगा। तो ये अब ये BCl3 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बोरॉन का तो 2p है, और क्लोरीन के पास ये 3p पड़ गया ऐसे। तो ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा क्या, यहाँ तो बना ही नहीं सकता मैं। इसके पास 2p है और क्लोरीन के पास ऐसे 3p है, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग पड़ता है, 2p 2p की 2p 3p का ओवरलैप, ये वीक ओवरलैपिंग होगा। हाँ 2p 2p सेम साइज का है तो ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगा। तो ये 2p 3p 2p पाई 3p पाई वीक बॉन्ड, मतलब पुअर बैक बॉन्डिंग। उसने डोनेट किया बट इतना जरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना नहीं, दोनों का साइज इक्वल होगा तब तो बॉन्डिंग ऐसे स्ट्रॉन्ग बनता है, राइट। बट एक छोटा हो जाए और एक बहुत बड़ा हो जाए तो बॉन्डिंग यहाँ पे वीक पड़ जाएगा, क्लियर ना। तो सेम साइड वाले में बॉन्डिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग पड़ता है। तो BBr3 में 2p 3p पाई का ओवरलैप था, और Bi3 में 2p 5p पाई होगा, तो क्या होगा, BF3 BCl3 BBr3 और Bi3। इसमें किसका ओवरलैप है, 2p पाई 2p पाई, यहाँ तो 2p और 5p का होगा, वेरी वीक बैक बॉन्डिंग। तो इसका p ऑर्बिटल इज ऑलमोस्ट वैकेंट, p ऑर्बिटल इज ऑलमोस्ट वैकेंट, मतलब p ऑर्बिटल को कुछ मिला ही नहीं है इसको। तो जब तुम NH3 दोगे तो ये लोन पेयर किसको डोनेट करने जाएगा, BF3 को कि Bi3 को, ये कई बार IIT में आया हुआ। NH3 के लोन पेयर को कौन जल्दी अट्रैक्ट करेगा अपने ओर, नहीं BF3 सैचुरेट हो गया, वो BF3 को लोन पेयर मिल गया, फ्लोरीन ही दे दिया। हाँ फ्लोरीन ने स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग, तो उसका पेट तो भर चुका ऑलरेडी, है ना। सो लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको तो डेफिशिएंसी पूरी हो गई है, तो बाहर से क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं लेगा ना। तो Bi3 एक्सेप्ट करेगा ना, Bi3 के पास वैकेंसी अभी भी ऐसे पड़ी हुई है। ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से याद कर लो, बार बार आया IIT में, मतलब लर्न नहीं होता जल्दी। ऑलमोस्ट वैकेंट, तो स्ट्रॉन्ग, जब वैकेंट ऑलमोस्ट पड़ा हुआ तो स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड ना, लुइस एसिड, ये क्वेश्चन आएगा ही, आते रहता है IIT में बार बार। और ये वीक लुइस एसिड, आप सोच लो, इसमें कोई डाउट है। हुआ क्या कि आयोडीन का साइज इतना बड़ा है कि वो डोनेट ही नहीं कर पाया, तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही रह गया। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो वैकेंट ऑर्बिटल में अट्रैक्ट हो जाता है, तो स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड रह गया। अब BF3 की वैकेंसी गई क्योंकि फ्लोरीन ने डोनेट करके स्टेबल बना दिया, अब वो लोन पेयर ले ही नहीं रहा कहीं से, तो वीक लुइस एसिड हो गया। ओके, नो डाउट, क्लियर, ठीक है।
Bi3 अच्छा सबने आंसर कर दिया था Bi3 गुड हाँ वो क्लोरीन ब्रोमीन तो बीच वाले पड़ गए वो 2p 3p 2p 4p हम लोग सीधे 2p 5p पे चले गए ओके नेक्स्ट आ जाता है SiS3 thrice N and CS3 thrice N ये ट्राई मिथाइल अमाइन इन दोनों के शेप में क्या चेंज है और ये ट्राई सिलाइल सिलेंसाया अमाइन ये दोनों का शेप स्ट्रक्चर सब कुछ आता है तो नाइट्रोजन में क्या होगा NH3 एक लोन पेयर होता है ये मिथाइल 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 ऐसे हो गया क्लियर बट सिलाइल के केस में नहीं होता ऐसा उसमें क्या हो जाता है ना कि इस तरह से हो जाता है SiS3 प्लेनार चला जाता है क्यों प्लेनार चला जाता है ताकि ये इससे बॉन्ड बना पाए ये दोनों एक प्लेन में आएंगे तो ऐसे बॉन्ड बना लेगा ना तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन गया पी पाई डी पाई ना तो ये sp2 हो जाता है यहाँ नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर आता है ना sp2 होता है और ये जो p होता है प्योर p ऑर्बिटल हो जाता है तो ऑर्गेनिक में यूजुअली होगा कि लोन पेयर जो वाले होते हैं ना वो प्योर p ऑर्बिटल में चले जाते हैं रेजिडेंस के लिए या एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के लिए तो यहाँ पे वैकेंट इसके पास क्या होता है वैकेंट d ऑर्बिटल और नाइट्रोजन पास लोन पेयर रहता है नाइट्रोजन का लोन पेयर एक्सेप्ट करके स्टेबल हो सकता है ना तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऐसे लेके स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है ऐसे और ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बॉन्ड हो गया पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड नहीं बना बट डी किसका है सिलिकॉन का नाइट्रोजन का टी है तो पी पाई डी पाई बॉन्ड इज फॉर्म क्लियर तो ये sp2 होगा प्लेनार होगा जबकि ये क्या हो गया sp3 होगा पिरामिडल होगा यही सब पूछेगा दोनों का शेप में क्या क्या डिफरेंस है तो ये अच्छे से याद कर लेना sp2 प्लेनर कौन सा ज्यादा बेसिक होगा ये मोर बेसिक होगा ये मोर बेसिक है क्यों मोर बेसिक है इसका लोन पेयर इंटैक्ट है अपने जगह पे है ना तो ये एक मिनट बार को हाँ ये मोर बेसिक हो गया और यहाँ पे क्या हो गया इसका लोन पेयर तो गया चारों ओर डिफ्यूज हो गया तो अभी लोन पेयर बचा ही नहीं है तो देगा किसको ये लेस बेसिक हो गया इसमें नाइट्रोजन और सिलिकॉन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग पड़ जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो बॉन्ड लेंथ कम पड़ जाता है ये यही सब एग्जाम्पल पूछते हैं हाँ भार्गव बताओ सर फिर कार्बन क्यों नहीं सेम करता हाँ भार्गव बोलो हेलो हाँ बोलो हाँ सर फिर कार्बन सेम चीज क्यों नहीं करता कार्बन किसके साथ नाइट्रोजन के साथ ही नाइट्रोजन पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है कार्बन 2s2p है सेकंड पीरियड का है हाँ अच्छा ओके कार्बन सेकंड पीरियड का है तो उसमें नहीं आ सकता है वैकेंट ऑर्बिटल हाँ डी ऑर्बिटल है नहीं हाँ ठीक है ओके अब ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक में आता है बट इसको यहीं पे कर देते हैं याद रहेगा CHF3 is more acidic is less acidic than CHCl3 इसका जब फ्लोरीन का लोग है तो ये CF3 माइनस H प्लस हटा दो मैंने बोला था कि H प्लस हटाने के बाद देखते हैं और यहाँ पे कार्बन हो गया और क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है इसके पास तो 2p है क्लोरीन के पास 3s 3p तो 3d भी तो है इसके पास एक 3d ऑर्बिटल है तो वो क्या कर सकता है कि यहां से इफेक्टिवली लोन पेयर को पाई बॉन्ड बना के पुल कर सकता है ये इसको ज्यादा स्टेबल कर सकता है ना ये तो यहाँ भी इस तरह से बॉन्डिंग हो सकता है ये बॉन्डिंग पी पाई डी पाई है इसके कारण क्या होता है स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ मोर बॉन्ड बन गया यहाँ तो बॉन्ड स्टेबल हो ही नहीं सकता फ्लोरीन के पास नो वैकेंट डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो वैकेंट का क्या मतलब नो वैकेंट नो डी ऑर्बिटल है ना
तो CHF3 अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता, H प्लस हटाने के बाद CF3 माइनस बना हुआ अनस्टेबल ही रह जाएगा, बट CCl3 अपने आप को स्टेबल कर लेता है, क्योंकि C पे माइनस आएगा तो क्लोरीन पुल कर सकता है अपने और। इसको अवॉइड करो, ये नहीं आएगा लास्ट वाला क्वेश्चन। CHF3 CHCl3 छोड़ दो, बट जिसको याद करना कर ले, ऑर्गेनिक में करेंगे हम लोग। हाँ अनुष्का बोलो। सर वो ऊपर का जो एग्जाम्पल है उसमें बेसिसिटी का मतलब क्राइटेरिया वो नहीं समझा। जिसके पास लोन पेयर देने की कैपेबिलिटी हो, बेसिक है, तो लोन पेयर रहे तब तो वो देगा ना। हाँ ये 3 ट्राई मिथाइल में कार्बन ले लोगे तो उसका लोन पेयर उसके पास इंटैक्ट हो, तो जो आएगा उसको डोनेट कर दिया उसने। बट NCS3 NSIS3 थ्राइस ले लो तो उसका लोन पेयर डिफ्यूज हो गया, सारा सिलिकॉन में अंदर चला गया वो, हाँ तो बाहर कोई आएगा तो उससे कैसे लोन पेयर डोनेट कर सकता है? ओके, नहीं मतलब कर सकता उसके है ना। मतलब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। हाँ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, वो सिलिकॉन के अंदर चले गया, ओके सब अंदर ही अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो बाहर किसको डोनेट कर सकता है वो? ओके हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ आदित्य बोलो। सर वही नाइट्रोजन और नाइट्रोजन वाले एग्जांपल में अगर फास्फोरस आ गया तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ तब वो विड्रॉ कर लेगा। नाइट्रोजन में N के साथ CH3 ना, उनके साथ N के जगह तुम PH3 दे रहे हो नाइट्रोजन के साथ, तो कोई भी थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स होगा ना तो वो लोन पेयर को अट्रैक्ट कर सकता है, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाएगा। बट सेकंड पीरियड हो जाए कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन वगैरह, तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा। तो फिर बाकी सब स्ट्रक्चर्स ये इसके जैसे हो जाएंगे ना, SiH3N वाले के जैसे। हाँ उसी की तरह जाएंगे, बट तुम्हें जो स्ट्रक्चर है ना वही लर्न करना है, बस यही एक एग्जांपल तो यही आएगा, मतलब गेस करके कुछ इस पे बेस्ट और नहीं आएगा, ये एग्जांपल है, इसको लर्न कर लेना। ओके एक और है SiS3NCO और SiCH3NCO, है ना। एक एग्जांपल ले लो, SiS3NCO वैकेंट ऑर्बिटल हो गया इसमें, और NCO, इसमें भी क्या आएगा, लोन पेयर ऐसे इसको डोनेट कर सकता है, यहाँ पे p पाई d पाई बॉन्ड बनेगा। और वही CH3NCO हो तो ये चीज नहीं हो सकता, इसके पास जब लोन पे रहेगा ऐसे, नो वैकेंट p ऑर्बिटल, तो वो कैसा रह जाएगा, ये एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। हाँ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 चला जाएगा, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp चला जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ये sp2 चला जाएगा तो एग्जिस्ट लाइक n पे लोन पेयर, मिथाइल यहाँ पे, और ये NCO। ओके तो वही सिलिकॉन वाले के साथ ये बन जाएगा। अब लास्ट बच गया हम लोग का एक, कौन सा है देखो, थियरी का लास्ट, डाइबोनिंग का केस, 2 सेंटर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, कई बार IIT में आया हुआ क्वेश्चन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। देखो बनाना बॉन्ड की बात करें हम लोग, तो हम लोग ले रहे हैं डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है, B2H6, BH3 को बोरेन बोलते हो, BH3 इज बोरेन, तो उसका डाइमर, जैसे मिथेन होता है ना CH4 मिथेन, इसी तरह ही बोरेन है, तो ये डाइबोरेन हो गया। तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर क्या होता है,
BF3 exists, BH3 does not. BH3 क्यों एग्जिस्ट करता है? इसमें बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो गया है ना, उसका वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है। इसमें क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो बचता ही नहीं है वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट पी ऑर्बिटल अपने आप को कैसे एग्जिस्ट करेगा? ये जो BH2 हो गया ना, और ये एक H है, यहाँ पे भी क्या हो गया, इधर BH2 है और BH3 ऐसे हो गया। अब इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ऐसे वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वही वैकेंट ऑर्बिटल तक जाना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। और ये भी जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, वो तीन सेंटर, कौन सा, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, ये तीनों के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में ऐसे मूव करना स्टार्ट होगा। हाइड्रोजन बीच में रह जाएगा और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं। ये बॉन्डिंग क्या होगी, बनाना बॉन्डिंग हो गई ना, यही इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो बनाना बॉन्ड कैसे बन गया फिर? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड है। 2 सेंटर कौन सा है, हाइड्रोजन और बोरॉन। बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन वाला 2 इलेक्ट्रॉन था, वो ये लेके यहाँ से लेके बोरॉन से लेके हाइड्रोजन तक मूव करना स्टार्ट हो रहा है ऐसे बनाना शेप में। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर के बीच मूव कर रहे हैं, कौन सा, बोरॉन हाइड्रोजन एंड बोरॉन का न्यूक्लियस। इसको बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन, वो पूरा लिख दें तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, ये अच्छे से वर्ड याद कर लेना, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। मतलब ये बोरॉन जो हो गया एक्चुअली, ये यहाँ से H और H हो गया, ये B और B हो गया, यहाँ H और H हो गया, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। 4 बॉन्ड तो बनाया ना, sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो ये दोनों क्या होंगे, आउट ऑफ प्लेन होंगे, ये आउट ऑफ प्लेन। नेक्स्ट, बाकी जो दोनों बोरॉन और चारों हाइड्रोजन एक प्लेन में होंगे, और बाकी दो जो रेस्ट 2 हाइड्रोजन है ना, एक कॉपी के ऊपर होगा तुम्हारे, एक कॉपी के नीचे होगा। जो बनाना शेप है कैसे समझोगे, BH2 और BH2 उसको कॉपी पे बना दो, और एक बनाना शेप 2 बोरॉन को ऊपर कॉपी से ऊपर रख दो, एक बनाना, और एक बनाना नीचे रख दो। ये हो गया 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डाइबोरेन। ये देखो, इसमें बताओ क्या डाउट है। बुकलेट में देखो, बुकलेट में अच्छे से दिखाया हुआ, BH3 का बॉन्ड एंगल कितना कितना होता है, 120 डिग्री, 97 डिग्री, ऐसे बॉन्ड एंगल भी दिखाया हुआ है ना। ओके, अनुष्का बताओ, बोलो। सर इससे 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड क्यों बोला है? 3 सेंटर बोरॉन हाइड्रोजन एंड बोरॉन का न्यूक्लियस है। ओके एक बोरॉन का न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, फिर बोरॉन का न्यूक्लियस, और इसी तीनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते ओके हैं। ओके हाँ ओके, ये हो गया। एक कंसेप्ट और था, हाँ देते बोलो। सर तो फिर BH3 में बनाना बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, उसमें 3 सेंटर नहीं, इसलिए नहीं होता। बाहर चला गया, हाँ फिर से बोलो आदित्य। हाँ बताओ। हाँ, ये जो BH3 है उसमें 3 सेंटर नहीं, इसलिए बनाना बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। हाँ 3 सेंटर, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, ये तीनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। नहीं, BH3 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उसमें 3 सेंटर नहीं है, इसलिए बनाना बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, ये रीजन। हाँ हाँ, वो डाइमर में एग्जिस्ट करता है, मोनोमर नहीं हो पाता क्योंकि उसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल बचा हुआ है, तो अनस्टेबल करेगा ना। और इसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं हुआ, उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया,
हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन ही मिल गया ना। हम्म, BH3 का जो हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन था वो वैकेंट वाले को मिल गया, दोनों एक दूसरे के वैकेंट ऑर्बिटल को सेटिस्फाई कर दे रहे हैं। ओके ओके। अब बात करें कि पूछे कि पी पाई डी पाई बॉन्ड किस में है। एक बार उसे देख लेना, वो सब क्वेश्चन ऑफ बिगनर्स बॉक्स 7-8 सब। जैसे कि SO2 इसमें कितने पी पाई कितने डी पाई है। तो सल्फर किस स्टेट में कंबाइन करेगा, तुम्हें 2 बॉन्ड बना दिया था, एक लोन पेयर है। तो सल्फर का ग्राउंड स्टेट क्या होता है 3s2 3p4 ना, मतलब ये 3s हो गया और 3p में कितने हो गए 4, यही है ना। अब ये ग्राउंड स्टेट हो गया, बट उसने 4 बॉन्ड तो बनाया है, इसका मतलब 4 अनपेयर तो बनाना ही था तुम्हें। तो ये एक अनपेयर होके इधर चला जाएगा, मतलब ये ES1 में कंबाइन किया, इतना तो क्लियर है सबको, तभी 4 बॉन्ड बनाएगा। अब इसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ गया sp2, मतलब ये sp2 बन चुका sp2। अब ये दोनों क्या बनाएंगे पाई बॉन्ड, किसके साथ ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन आएगा इसको डोनेट करेगा ऐसे, एक ऑक्सीजन आएगा इसको डोनेट कर गया, यही होगा ना। तो ऑक्सीजन के साथ ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो बट ऑक्सीजन के पास हमेशा 2p ही रहता है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये 3p देगा और एक को 3d देगा। एक जो बॉन्ड बन गया पाई बॉन्ड, वो किससे बन गया, ऑक्सीजन ने 2p दिया, सल्फर ने 3p दिया, 2p पाई 3p पाई ऐसे हुआ ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2p दिया, बट सल्फर के पास अब 3d बच गया, तो एक 3d पाई दिया, मतलब इसमें 1 p पाई हो गया, अनदर वन इज p पाई d पाई। अब लेते हैं एग्जांपल SO3। SO3 तो हमें मालूम है सारा अनपेयर्ड करना पड़ेगा, मतलब सल्फर किस स्टेट में होगा, एक्साइटेड स्टेट में कंबाइन करेगा जहां ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, तभी वो 6 बॉन्ड बनेगा। ऑल 6 को अनपेयर्ड कर दो, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ sp2। ओके ये हो गया sp2, ये सब sp2 बन गया, sp2 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 ऐसे है ना। अब ये एक को p वाला ऑर्बिटल देगा, p वाला इलेक्ट्रॉन, और रेस्ट को क्या देगा d वाले ऑर्बिटल देगा। बट ऑक्सीजन पास तो 2p ही होता है, d तो होता ही नहीं है। ऑक्सीजन हमेशा p देगा, और सल्फर एक को p ऑर्बिटल दिया, कौन सा 3p, तो 2p पाई 3p पाई बनाई, या p पाई बोलो, और रेस्ट को क्या बनाएगा d देगा, तो रेस्ट 2 क्या बन जाएंगे p पाई d पाई ना। ये बन गया p पाई d पाई और ये हो गया p पाई d पाई। तो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देख लेना है, उसके बाद बताना है p पाई d पाई कैसे हो गया। तो एक चीज याद रखेंगे हम लोग, sp रहेगा तो 2p पाई दो पाई बॉन्ड बना सकता है। sp2 रहा तो एक ही p बचा हुआ है, तो 1p पाई रेस्ट क्या होगा p पाई d पाई। और एक और ले लो, sp3 रहे तो p ऑर्बिटल बचा ही नहीं है, सो ऑल p पाई d पाई, जितने बनेंगे p पाई d पाई होंगे। जैसे सल्फेट, इसमें कितने p पाई d पाई है, हाँ अंशुल करेक्ट है। यस ऑल, क्यों सल्फर तो हाइब्रिडाइज हो गया sp3। जब सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज हो गया तो इसके पास तो p ऑर्बिटल है ही नहीं कि ऑफर करे, इसके पास जो भी है d ऑर्बिटल, तो जितने पाई बॉन्ड बनेंगे सब p पाई d पाई, तो इसमें 2p पाई d पाई है। ओके हाँ ये सब नोट्स मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ। अब बताओ इसमें क्या डाउट है, इसमें कोई डाउट है। अब ये लेक्चर ओवर करेंगे हम लोग। ओके
हाँ आदित्य बोलो। और जिसकी भी मीटिंग है वो व्हाट्सएप पे कॉल कर लेना मुझे। हेलो सर। हेलो सर। हाँ आदित्य बोलो। सर आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है, बताओ सर ये मुझे BB7 में डाउट है सर। क्या था, बताओ क्वेश्चन रीड करो। सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन CH3 COOH H2O CH4 C2 H5OH, तो इसका आंसर CH4 होगा ना सर? CH4 में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे आ गया? कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड है ना, हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड है। हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड विथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तीन ही केस है। हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, यही तीन है ना। आज पढ़ो, अभी नोट्स जो पढ़ा है ना, एक बार बुकलेट पढ़ लो फिर सॉल्व करो, अभी ओके याद सर। नहीं हुआ है ना। हाँ डायरेक्ट हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन से अटैच है तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ। ओके ओके सर। ओके थैंक ठीक है। जिसका 1-to-1 सेशन है, जिसको बात करना है वो व्हाट्सएप पे कॉल कर लेना।